हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ की सीरीज नंबर 4 पर, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को चुना गया है जो पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कल जो क्लास जो थी हमारी माही मैम की क्लास थी, वो स्पेशल साइंस पे चलती रहेगी। एक दिन हमारी स्पेशल साइंस की चलेगी और एक दिन जो क्लास है पीछे जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज हमारी स्कोरिंग चलती रहेगी। चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, या कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो उद्गम जो पूछा गया है, निकलती जो है तो वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, पर्वत या पहाड़ी से जो है निकलती है। और महाबलेश्वर पर्वत जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखिए, ये जो कृष्णा नदी जो है ये भारत के, इसका विस्तार जो है वो 4 राज्य में मिलता है। कितने राज्यों में मिलता है? इस जो कृष्णा नदी जो बहती है वो 4 राज्य में बहती है। महाराष्ट्र राज्य में बहती है। महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटका में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? कर्नाटका में। कर्नाटका में प्रवेश करती है। कर्नाटक के बाद यह प्रवेश करती है तेलंगाना में। कहां प्रवेश करती है? तेलंगाना में। और तेलंगाना के बाद जो है ये आंध्र प्रदेश में। कहां प्रवेश करती है? आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद जो अपना जल जो गिराती है, मोहाना जो करती है, वो बंगाल की खाड़ी में। अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, मुख्य बात जो है वो राज्य लिखने का जो मुख्य मकसद जो था वे था, जो ये नदी जो है कृष्णा नदी जो बहती है ये 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। पहला श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात का निर्माण करती है। दूसरा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम 2 जलप्रपात का क्या है? कृष्णा नदी जो है वो निर्माण करती है। और दोनों जो जलप्रपात है वो कहां स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में निर्माण करती है। कहां स्थित है? शिव अगर पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात कहां स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है। और दूसरा शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहां? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गेट का मुख्यालय कहां स्थित है? गेट जो है यह एक संगठन है, इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस मुख्यालय गेट का जो है मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना जो है, इस मुख्यालय की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। इसकी मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इस संगठन की क्या है? स्थापना की गई थी। और प्रारंभिक में जो है इस देश की इस संगठन की जो स्थापना हुई थी उस समय 23 देशों ने क्या है इस संगठन की क्या है सहमति जताई थी, इस पे क्या है हस्ताक्षर किए थे। और इसमें मुख्य बात यह है कि इस 23 देशों में जो है वो भारत भी शामिल था। तो ज्यादातर ये पूछा जाता है, मुख्यालय पूछा जाता है कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखिए ऑप्शन में रिएक्टर स्केल भी दिया हुआ है, रिएक्टर स्केल भी दिया हुआ है और सिस्मोग्राफ भी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखिए, पूछा गया भूकंप की तीव्रता, सिर्फ क्या पूछा गया? भूकंप की तीव्रता पूछा गया है, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाता भूकंप की तीव्रता जो होती है, भूकंप की जो तरंगे जो होती है, तरंगों की तीव्रता पूछी जाती, देखिए तरंगों की, अगर तरंगों की तीव्रता या तरंगों की ऊर्जा या भूकंप की जो तीव्रता की ऊर्जा जो पूछी जाती है, जो ऊर्जा जो निकलती है तरंगों की, अगर वो पूछी जाती है तो वो किससे मापी जाती है? वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। अगर पूछा है तरंगों की तीव्रता जो है वो की ऊर्जा जो है, तरंगों की ऊर्जा या तीव्रता जो मापी जाती है वो किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता, सिर्फ तीव्रता पूछा जाए कि तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, यह उदाहरण है। देखिए किस कारण जो है तारे जो है वो चमकीले दिखाई देते हैं?
टिमटिमाते या चमकते जो है दिखाई देते हैं, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और एक यह भी ध्यान रखें, अपवर्तन के 3 उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो तारे टिमटिमाते जो है वो किस कारण दिखाई देते हैं, दूसरा सूर्य उदय व अस्त, जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य निकलता है या सूर्य जो है अस्त होता है, छिपता है, उस समय जो लाल रंग जो दिखाई देता है, सूर्य का जो लाल रंग जो दिखाई देता है, वो किसका उदाहरण है या किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण क्या है? दिखाई देता है। दूसरा पूछा जाता है, किसी जल, कोई जल जो कोई बर्तन है उसके अंदर जो है सिक्का जो डाल दिया जाता है, सिक्का जो डालते हैं वो अपनी वास्तविक जो होती है, वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तविक ऊंचाई से क्या है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण जो है वो दिखाई देता है। किसी पानी के बर्तन में अगर कोई छड़ डाल देते हैं, जैसे ऐसे छड़ डाल देते हैं, तो वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऐसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई, वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है वो छड़ जो, तो वो किसका उदाहरण है? यह भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मछली जो है जल में अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो वो किस कारण देती है? वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए सोडा वाटर जो है यह एक वाटर है, यानी जल है, जो इसका बनाने का, सोडा जल को क्या है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैस का मिश्रण किया जाता है। वो गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर जो है इसमें क्या है? वाटर जो होता है उसमें क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोडा वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी या योजना थी? योजना आयोग जो थी वो किस प्रकार की संस्था थी या किस प्रकार की योजना थी? तो गैर संवैधानिक माना है। कौन सी थी? गैर संवैधानिक यह योजना थी। देखिए इस योजना की स्थापना जो है वो 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? पंचवर्षीय। पंचवर्षीय योजना जो बनाती थी वो योजना आयोग के तहत ही उसका क्या है? गठन किया जाता था। और इसकी स्थापना जो है योजना आयोग की 1950 को हुई थी। 2014 में क्या है? योजना आयोग को भंग कर दिया गया। योजना आयोग को क्या है? गैर संवैधानिक माना गया, इसको क्या है? भंग कर दिया गया था। इसके बाद जो है 2014 के बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 में क्या है? इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। नीति आयोग योजना। नीति आयोग जो योजना जो है वो किसका नाम बदल कर रखा गया था? योजना आयोग का नाम रखा गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? वो पंचवर्षीय योजना का गठन करना इसका मुख्य कार्य था। अब जो वर्तमान में ये क्या है? एक गैर संवैधानिक योजना इसको माना गया है। इसका नाम बदलकर क्या है? नीति आयोग योजना, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो है योजना की स्थापना की गई। इसकी जगह कब की गई? 1 जनवरी 2015 को की गई। अब मुख्य बात जो आती है वो है कि नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 2015 के अंदर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो कौन थे? नरेंद्र जी मोदी थे। तो वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र जी मोदी और प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र जी मोदी। और अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। देखिए केंद्र सरकार के जो है परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष
नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव दोनों जो पद है, जो पद के लिए जो चुना गया, किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो वो चुना गया एक के मोहित है, एक के क्या है, मोहित है। इनका पूरा नाम है अजीत कुमार मोहित। और इन्हें यह विधान के 2025 तक नियुक्त किया गया है। कब तक किया गया? 10 अक्टूबर 2025 तक इनको क्या है, नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रॉकेट जो होता है, विमान जो होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है, संवेग संरक्षण का जो नियम है, रॉकेट जब निकलता है, जब लॉन्च होता है, तो हवा जो वायु जो होती है, गर्म वायु जो होती है, उसको क्या है, पीछे धकेलता है, और रॉकेट को क्या है, एक आगे की दिशा देता है, नई दिशा मिलता है। तो देखिए इस नियम को, संवेग के नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया। इस नियम को क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण के सिद्धांत ऑप्शन में अगर नहीं दिया जाता है और पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन में अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कर सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करती है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो किसका नियम है? तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। अगर ऑप्शन में ये भी ना दिया हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नंबर नियम दिया हो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम या प्रथम नियम या तीसरा नियम, तो इसका राइट आंसर हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी इसका कर सकते हैं। तो न्यूटन की गति के आप सबको पता है 3 नियम थे। पहला नियम कौन सा था? जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान केल्विन, किसमें पूछा गया? केल्विन पैमाने पर लगभग कितना होता है? देखिए मान जो होते हैं वो एक होते हैं सेंटीग्रेड पे, दूसरे जो होते हैं वो फारेनहाइट, और तीसरे जो मान जो होते हैं वो होते हैं केल्विन, को शॉर्ट में के बोलते हैं, फारेनहाइट को एफ बोलते हैं, और सेंटीग्रेड को सी कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया केल्विन में कितना मान होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में जो मान होता है वो 373 केल्विन मान होता है। अगर पूछा जाता 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो है वो फारेनहाइट में बताओ, फारेनहाइट में कितना होता है? तो फारेनहाइट में है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये ध्यान क्लियर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान जो होता है वो फारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री, और केल्विन में कितना होता है? 373 डिग्री। बस ये तीनों याद रखें। अगर पूछ लिया जाता है 373 डिग्री केल्विन का मान सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो सेंटीग्रेड में 100। अगर पूछ लिया जाता है फारेनहाइट में कितना होता है, तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरित भाषा जो है ये एक महाकाव्य था, इसको किस भाषा में लिखा गया? तो इसको अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा जो है हिंदी भाषा की तरह ही थी। तो ये क्या है? एक महाकाव्य था रामचरितमानस। और किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य कालेसर नेशनल पार्क में, भारत के किस राज्य कालेसर नेशनल पार्क में 110 वर्ष बाद टाइगर देखा गया? देखिए कालेसर पार्क जो है नेशनल पार्क है, उसमें 110 वर्ष बाद क्या है? टाइगर देखा गया। तो कालेश्वर नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में है। कालेश्वर जो
नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में। यमुनानगर कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यमुनानगर हरियाणा में यह स्थित है, जिसमें 110 वर्ष बाद क्या है? टाइगर देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मुगल वंश के जो शासक थे कौन? बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या है? विजय हुए थे। बाबर क्या है? विजय हुए थे। और ये युद्ध जो है कब हुआ था? 1527 में हुआ था। इसके साथ साथ यह भी बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक या स्थापना जो है वो किसने की थी? बाबर ने की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कब? 1526 के बाद। इस 1526 के बाद जो है क्या है? मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए खानवा का युद्ध कहां हुआ था, कब हुआ? 1527 में। अगर स्थान पूछा जाए तो यह भरतपुर राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? भरतपुर राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। किन किन के बीच हुआ था? तो मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के शासक जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर क्या है? विजय हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के किनारे स्थित है? या श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील के तट पर स्थित है? तो वे कौन सी झील है? पुलिकट झील के तट की क्या है? तट पर क्या है? स्थित है। और ये कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? देखिए श्वेत कोयला जो है वो उसकी संज्ञा जो है वो किसे दी गई है? तो जल विद्युत को दी गई है। श्वेत कोयला की जो संज्ञा जो है वो जल विद्युत को दी गई है। इस जल को क्या है? इकट्ठा करके क्या है? टरबाइन पर डाला जाता है। और टरबाइन जो है इसको जल को क्या है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसलिए क्या है? सफेद कोयला जो है, श्वेत कोयला की क्या है? इसको संज्ञा दी गई है जल विद्युत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा कितने कोशिका जीव है? अमीबा जो है वो कितने कोशिका जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कौन सा है? इसमें एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिका जीव जो है कौन सा है? अमीबा है। और इसके साथ साथ यह भी जान के एक यीस्ट पूछा जाता है, यह भी एक कोशिकीय ही जीव है। अमीबा और यीस्ट दोनों क्या है? एक कोशिकीय जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 17, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा स्थान है। और गर्म भी ध्यान रखें, सबसे गर्म स्थल जो कौन सा है वो है अल्जीजिया। अल्जीजिया कहां स्थित है? तो ये लीबिया देश में स्थित है। कहां स्थित है? अल्जीजिया जो है वो लीबिया देश में स्थित है। और सबसे ठंडा जो है वो अंटार्कटिका है। गर्म जो है वो कौन सा है? अल्जीजिया। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, सर्वाधिक वर्षा जो है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां होती है? मासिनराम मेघालय में। कहां होती है? मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में जो है वर्णित है, दर्शाया गया है? तो भाग 20 भाग में क्या है? वर्णित है। अगर अनुच्छेद भी ध्यान रखिए, इसके साथ साथ अनुच्छेद पूछा जाए तो 368 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? 368। भाग पूछा जाए तो 20वें भाग के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण हरा रंग का दिखाई देता है? कि अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह है उसका रंग जो है हरा दिखाई देता है। तो मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है, CH4 गैस के कारण क्या है? दिखाई देता है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखिए, हरा पूछा जाए या नीला, हरा या नीला।
अरुण ग्रह जो है क्या है, हरा और नीला दोनों ही रंग का क्या है, दिखाई देता है, और दोनों का जो कारण जो है वो है मीथेन गैस CH4 के कारण दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान किस राज्य में स्थित है? कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मुख्य बात जो है इसकी वो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें 250 प्रजातियां पाई जाती है। सर्वाधिक प्रजातियों वाला राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान जो है वो कौन सा है? बांधवगढ़ है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? देखिए आत्मघाती की थैली जो है वो किसको कहा जाता है? आत्मघाती की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और एक इसकी खोज काफी बार पूछी जाती है कि आत्मघाती की थैली की जो खोज है वो किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो डी डुबे ने की। किसने? डी डुबे ने इसकी क्या है, खोज की थी। कब की थी? 1949 में। कब की थी? 1949 में इसकी आत्मघाती की क्या है, खोज की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? देखिए दर या गति, कार्य करने की दर या गति जो है क्या कहलाती है? तो शक्ति को जो है कार्य करने की दर व गति कहते हैं। एक पूछा जाता है इसके, एक पूछा जाता है गति, दूसरा पूछा जाता है दर, और तीसरा पूछा जाता है क्षमता। कार्य करने की क्षमता जो है वो किस को कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा को कहा जाता है। गति पूछा जाए तो शक्ति को, दर पूछा जाए कार्य करने की तो शक्ति, अगर पूछा जाए कार्य करने की जो है क्षमता जो है उसको क्या कहते हैं? तो क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? अंतिम रूप से या पूर्ण रूप से जो है वो कहाँ संपन्न होता है? तो पाचन का पूर्ण रूप जो है वो छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन जो होता है वो, पूर्ण पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और इसके साथ साथ बड़ी आंत जो होती है उसमें जो क्या है, पूर्ण जो है ग्रहण जो है, संश्लेषित जो है, बड़ी आंत जो होती है इसमें क्या है, पानी का संग्रहण होता है। क्या होता है? पानी का संग्रहण होता है। और पाचन का जो कार्य जो होता है, पूर्ण पाचन का, वो छोटी आंत में होता है। एक बड़ी आंत की लंबाई पूछी जाती है तो इसकी लंबाई जो है कितनी है? याद रखें 1.5 मीटर इसकी बड़ी आंत की क्या है, लंबाई जो है वो 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत जो है इसकी लंबाई जो है वो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। इसको बोला जाता है छोटी आंत, इसको बोला जाता है बड़ी आंत। और इसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। इसकी मोटाई अधिक होती है, इस कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी मोटाई जो है वो कम होती है। तो बड़ी आंत का क्या है? पानी का संग्रहण करना। छोटी आंत का जो कार्य क्या है, भोजन का क्या है, पूर्ण पाचन जो है वो संपन्न करने का जो कार्य है वो छोटी आंत में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? 11 कर दी गई है, मतलब पहले 10 थी। पहले हमारे संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 82वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत जोड़ा गया था? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान के 82वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये 82वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और दूसरा देखिए, अब तक जो है संविधान संशोधन जो है, अब तक जो संविधान संशोधन हो चुके हैं वो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान में कितने, कुल कितने, जब तक संविधान लागू हुआ जब से अब तक जो है संशोधन कितने हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? देखिए काकोरी डकैती घटना जो है उसके नायक जो है वो किसे माना जाता है? तो रामप्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल को क्या है, काकोरी डकैती का घटना का क्या है, प्रमुख माना जाता है, नायक माना जाता है। और काकोरी डकैती कांड जो है वो कब हुआ था? तो यह 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।